हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इट इज़ गिवन बाय F.W. टेलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं F.W. टेलर की स्टोरी से। सबसे पहले F.W. टेलर की बात करें, जिसका पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है। ही वॉज एन अमेरिकन, ये बंदा एक अमेरिकन था। इनका जन्म हुआ था इन द ईयर 1856 और इनकी डेथ हो चुकी है इन द ईयर 1915। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ मशीनिस्ट इन मिडवेल स्टील वर्क्स। इन्होंने एक छोटी सी जॉब से शुरुआत की, एक कंपनी जिसका नाम है मिडवेल स्टील वर्क्स, और आगे चल के ये बंदा चीफ इंजीनियर बन गया। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू टेलर, प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व बाय साइंटिफिक टेक्निक्स रादर देन द रूल ऑफ थंब एंड अ ट्रायल एंड एरर अप्रोच। टेलर का ये मानना था कि जितना हो सके हमें साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम मैनेजमेंट की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें, रादर देन रूल ऑफ थंब एंड अ ट्रायल एंड एरर अप्रोच। His theory involves the application of scientific approach to decision making. इनका ये मानना था कि जितना हो सके हमने अपना साइंटिफिक अप्रोच रखना है ताकि हम सही समय पे सही डिसीजन ले सके। His theory is based on scientific experiments. He is also known as a father of scientific management. फ्रेंड, एक मार्क का ऑब्जेक्टिव है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं। तो आंसर क्या है, आप सबको पता है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, शॉर्ट फॉर्म में F.W. टेलर। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला टेक्निक जो इन्होंने हमें बताया वो है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब क्या है कि इनका ये मानना है कि छोटी से छोटे काम को आप साइंटिफिक तरीके से करने की कोशिश करो। उसको उन्होंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सी पॉइंट नंबर ए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसका नाम है टाइम स्टडी। यानी हर एक्टिविटी को हमने ऑब्जर्व करना है, टाइम रिकॉर्ड करना है कि एक एक्टिविटी करने में हमें कितना टाइम लग रहा है। इससे क्या होगा, हम स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर पाएंगे कि इस काम को कितने देर में कंप्लीट किया जा सकता है। एक एम्प्लॉही एक दिन में कितना काम कर सकता है, अगर हम टाइम स्टडी, अच्छा ये कैलकुलेशन करते समय जो बंदे से हम काम करवा रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बंदा ज़्यादा स्पीड में भी काम नहीं करना चाहिए और ज़्यादा कम स्पीड पे भी काम नहीं करना चाहिए। तो उसका स्पीड स्टैंडर्ड स्पीड होना चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके कि एक पर्टिकुलर टास्क को कितने समय के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। इससे क्या होगा, कंपनी फिक्स करेगी कि इतने समय के अंदर इतना काम होना चाहिए और सबको ये पहले से पता रहेगा कि इतना काम इतने समय के अंदर करना है। इससे एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी का लेवल बढ़ेगा, प्लस कंपनी अपने कॉस्ट ऑफ वर्क को कंट्रोल कर सकती है। बी मेथड की अगर हम बात करें तो बी पॉइंट इज मेथड स्टडी। अब इसमें टेलर क्या कहते हैं, टेलर कहते हैं कि जितना हो सके आप मेथड्स पे नज़र रखिए। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के मेथड्स बहुत अच्छे होते हैं, वो फटाफट काम कर लेते हैं, और कुछ लोगों का काम करने का मेथड सही नहीं भी हो सकता है। अगर मेथड सही नहीं है तो वेस्टेज ज़्यादा होगा, रॉ मटेरियल का, टाइम का। तो टेलर कहते हैं कि जितना हो सके हमें वेस्टेज को कम करने की कोशिश करनी है, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो चाहे वो टाइम का हो, प्लस एम्प्लॉय अपना बेस्ट दे पाएगा। इतना ही नहीं, दिस मेथड स्टडी इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द मेथड्स फॉर हैंडलिंग द रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, स्टोरेज एक्सेट्रा। तो इनका ये मानना है कि हमारे काम करने के तरीके पे भी नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बराबर मेथड फॉलो नहीं कर रहा है तो अगर हम उसको गाइड करेंगे तो हम उससे ज़्यादा काम करवा के ले सकते हैं। सी पॉइंट वहाँ पे आपको बताया गया है कि मोशन स्टडी पे ध्यान रखना है। मोशन स्टडी का मतलब होता है बॉडी के मूवमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, एम्प्लॉय मशीन के साथ मिलके काम कर रहा है तो फालतू के मूवमेंट्स को हमने अवॉइड करना है। अननेसेसरी मोशन से क्या होता है, थकान होगी और काम भी बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, फ़ोन बार बार बज रहा है कंपनी में और बंदा फ़ोन से दूर बैठा है, तो बार बार उसको अपनी चेयर से उठ के वहाँ तक जाना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। तो हमें कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करना चाहिए कि फ़ोन नज़दीक में होना चाहिए ताकि उसको रिसीव करने में, रिप्लाई करने में आसानी हो। इससे हमारे फालतू के बॉडी मूवमेंट्स कम होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2,
एक रिसेप्शन हॉल है जहाँ पे सबको सॉफ्ट ड्रिंक सर्व किया जा रहा है, अगर एक वेटर हाथ में 2 ग्लास लेके सबको सर्व करेगा तो वो इतने सारे लोगों को एट अ टाइम सर्व नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो एक बड़ी सी ट्रे में नंबर ऑफ ग्लासेस कैरी करेगा तो आसानी से उसको जो है सर्व करने में आसानी होगी, उसके जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं वो कम रहेंगे, यानी वो आराम से अपना मैक्सिमम जो है गोल को अचीव कर सकता है। नेक्स्ट इज फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या होता है? अब क्या होता है कि फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज़ कंटिन्यूसली काम करते रहते, लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहता है, उनको लगातार काम करते रहते हैं, कई बार तो उनको ब्रेक भी नहीं मिलता, टारगेट का प्रेशर होता है, पुअर वर्किंग कंडीशंस होते हैं। तो इससे जो उनको स्ट्रेस मिलता है, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस को ही हम फटीग कहते हैं। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस को हम फटीग कहते हैं। तो इससे सामने वाले की हेल्थ पे और एफिशिएंसी पे असर पड़ सकता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमने इस फटीग को कम करना है ताकि एम्प्लॉय हमें बेस्ट दे सके। तो उसके लिए बीच बीच में रेस्ट पॉजेस का होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि फिर से अच्छा परफॉर्म कर सके एम्प्लॉय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टेक्निक की हम बात करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स क्या होता है? हमारे जो काम करने के टूल्स और इक्विपमेंट्स हैं वो एकदम बराबर होने चाहिए। अगर हमारे टूल्स बराबर नहीं होंगी ना तो काम बराबर नहीं होगा, टाइम ज़्यादा लग सकता है, वेस्टेज ज़्यादा लग सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है और स्ट्रेस मिल सकता है, यानी एम्प्लॉय जो हैं उनको स्ट्रेस होगा तो यानी फटीग का लेवल बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा रहेगा, गैराज में अगर आप अपना व्हीकल बनाने जाते हो, तो कई बार जो लोकल गैराज वाले हैं उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं होते। प्रॉपर इक्विपमेंट्स ना होने की वजह से फॉर एग्जांपल उनके पास प्रॉपर पाना नहीं है, तो नट खोलते समय कई बार उनका वो पाना स्लिप होता है, तो उनसे उनको काम करने में तकलीफ हो सकती है, ज़्यादा डैमेज हो सकता है, नट ख़राब हो सकता है, आगे और कुछ पार्ट्स की तकलीफ हो सकती है क्योंकि ठोक ठाक करके वो जैसे तैसे उसको काम करते हैं। तो स्टैंडर्ड टूल्स और इक्विपमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा टाइम बचना चाहिए, एफर्ट बचना चाहिए और वर्कर्स को भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, प्लस उनका जो है परफॉर्मेंस बढ़ेगा, वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। थर्ड टेक्निक इज साइंटिफिक टास्क सेटिंग। साइंटिफिक टास्क सेटिंग क्या होता है? यानी काम को सही ढंग से हमने फिक्स करना है कि आज क्या काम करना है। मतलब जो टास्क हम दे रहे हैं सामने वाले को वो रियल होना चाहिए, ख्याली पुलाव नहीं होने चाहिए। जो पॉसिबल टास्क है वही हमने लोगों को सेट करके देने हैं। अगर कुछ भी टास्क हम इम्पॉसिबल देंगे तो एम्प्लॉय उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा। तो एम्प्लॉय से बेस्ट लेना है तो हमने साइंटिफिक तरीके से टास्क सेटिंग, यानी जो चीज़ें पॉसिबल है वो हिसाब से हमने टास्क सेट करके देना और समय समय पे हमने उनको एनकरेज करके रहना है। तो स्टैंडर्ड टास्क सेटिंग जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। एम्प्लॉयज़ की बात करें तो मैनेजमेंट का काम क्या है? सिलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। Selecting right person for the right job by using scientific selection procedures। इसीलिए आजकल जॉब पे रखने से पहले कई सारे टेस्ट लिए जाते हैं, कई सारे इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं ताकि सही बंदे को हम काम पे रख सकें। अगर सही बंदे को सिलेक्ट किया है तो समय समय पे हमने उनको ट्रेनिंग देते रहनी है। मैनेजमेंट ने उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अरेंज करना है, इससे एफिशिएंसी का लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट टेक्निक इज डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे अगर हम बात करें तो टेलर ऐसा हम कहते हैं कि जितना हो सके सबको हमने सेम पेमेंट नहीं करनी है। एक स्टैंडर्ड वेजेस सबसे पहले हमने फिक्स करना है। फॉर एग्जांपल एक बंदा एक दिन में डेली 100 यूनिट बना रहा है तो भाई 5 रुपया पर यूनिट कंपनी आपको पे करेगी। अगर आप 100 यूनिट बनाते हो तो आपको 500 रुपया मिलेगा। लेकिन जो बंदा 100 से ज़्यादा यूनिट बनाएगा उसको 5 की जगह 6 रुपये से पेमेंट होगी, यानी आपका 1 रुपया पर यूनिट सब पे बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा? हर बंदा अच्छा देने की, अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। यहाँ पे जो आलसी बंदा है जो स्टैंडर्ड से कम परफॉर्म करेगा उसको बोला गया अगर 100 से कम यूनिट बनाते हो तो 5 रुपया 100 के लिए है, अगर 100 से कम बनाओगे तो फिर आपको हम 4 रुपये के हिसाब से पेमेंट करेंगे।
इससे क्या होगा, वो एम्प्लॉय भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा होती है, ज़रूर होती है। तो यहाँ पे टेलर ने समझाने की कोशिश की कि जो है रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड इन सच अ वे दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड टू अटेन अ स्टैंडर्ड आउटपुट। यानी जो कम परफॉर्म करने वाला बंदा भी है, अगर हम रेम्यूनरेशन इस प्रकार से फिक्स करेंगे तो वो भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हर एम्प्लॉय अपना बेस्ट देगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। नेक्स्ट फंक्शन इज, लास्ट फंक्शन इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले टेलर ने यहाँ पे क्या किया, इस फंक्शन में दो चीज़ों को अलग अलग कर दिया। प्लानिंग को सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। इतना ही नहीं, टेलर का ये मानना है कि प्लानिंग अलग अलग करेंगे और एक्चुअल वर्क को सुपरवाइज अलग अलग करेंगे। यानी प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल एंड एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज बाय डिफरेंट पीपल। यानी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए दो भागों में दो ग्रुप्स को बनाया गया। एवरी वर्कर विल बी सुपरवाइज्ड बाय टू डिफरेंट सेट्स ऑफ सुपरवाइजर। हर वर्कर को सुपरवाइज करेंगे दो डिफरेंट सेट ऑफ सुपरवाइजर्स। He will recommend total 8 foremen to control the various aspects of production. तो प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए टोटल 8 फोरमैन को उन्होंने सजेस्ट किया है और उन्हें रिकमेंड किया है। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम बात करें, इस फंक्शन को दो भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले प्लानिंग लेवल। प्लानिंग लेवल पे चार चीज़ें कौन सी बोली जा रही है, रूट क्लर्क पहला व्यक्ति है। रूट क्लर्क टेल्स हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। काम कैसे मूव होगा एक मशीन से दूसरी मशीन पे। सेकेंड वन इज इंस्ट्रक्शन क्लर्क। ये बंदा रिकॉर्ड करेगा इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट द वर्क। काम सही ढंग से होना चाहिए तो समय समय पे इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड करते रहेगा, इंस्ट्रक्शंस देते भी रहेगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिटरमाइंस द टाइम इन विच वर्क शुड बी कंप्लीटेड एंड वर्क आउट द कॉस्ट। ये बंदा डिसाइड करेगा कितने समय के अंदर ये काम होना चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए, कितना कॉस्ट लगना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन। ही एंश्योर्स दैट द वर्कर्स आर वर्किंग एज पर द फैक्ट्री रूल्स। यानी सबने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। अभी हम देखेंगे उसी में ही इम्प्लीमेंटेशन लेवल में कौन से चार लोग हैं। फर्स्ट वन इज गैंग बॉस। ही एक्चुअली गेट्स द वर्क डन। ये बंदा लोगों से काम करवा के लेगा, यानी ये बंदा वर्कर्स के ऊपर रहेगा। सेकेंड जो बंदा रहेगा वो है स्पीड बॉस। ये इंश्योर करेगा, ये चेक करेगा दैट द वर्क इज कंप्लीट इन स्पेसिफिक टाइम। यानी सही समय पे सही काम का होना बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट बंदा जो है वो है रिपेयर बॉस। ही हैंडल सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। ये मशीन्स वगैरह को मेंटेन करेगा ताकि काम रुकना नहीं चाहिए। एंड द लास्ट बंदा जो है वो है इंस्पेक्टर एंड ही एंश्योर्स दैट द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स। He ensures that the work is done as per the specified standards. तो फ्रेंड्स, टेलर का ये मानना है कि मैनेजमेंट कैन डेफिनेटली अचीव द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज अगर इन टेक्निक्स को हम फॉलो करते हैं तो। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।